हाँ, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारा पहला वर्ड है लेजिस्लेशन। लेजिस्लेशन को हिंदी में कहते हैं विधायन। लेजिस्लेशन मीन्स ऐसा कानून जो संसद या विधानसभा द्वारा पारित करने के बाद राज्यपाल या राष्ट्रपति, संसद द्वारा पारित किया जाता है तो राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी दी जाती है, विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो राज्यपाल मंजूरी देता है। मंजूरी देने के बाद वह लेजिस्लेशन कहलाता है। इसके पहले वह बिल कहलाता है, विधेयक कहलाता है। लेजिस्लेशन को आप एक्ट कह सकते हैं, स्टैट्यूट कह सकते हैं। विधायन एक बड़ा व्यापक शब्द है। विधायन आप ये कह सकते हैं, लेजिस्लेशन इज वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ। विधि के अगर तीन मुख्य स्रोत माने जाते हैं, कस्टम या रूढ़ि, जुडिशियल प्रेसिडेंट या न्यायिक निर्णय, और तीसरा है लेजिस्लेशन। तो इट इज़ वन ऑफ द थ्री मेजर सोर्सेज ऑफ लॉ। अब लेजिस्लेशन के बारे में आप इसको कह सकते हैं, कैसा एक्सप्लेन करें तो द इनेक्टमेंट बाय ए लेजिस्लेटिव बॉडी। द इनेक्टमेंट बाय ए लेजिस्लेटिव बॉडी। लेजिस्लेटिव बॉडी मतलब कानून बनाने वाली संस्था द्वारा इनेक्टमेंट, कोई कानून जब अधिनियमित किया जाता है उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। आप इसका यूज कर सकते हैं। लेजिस्लेशन इज one of the major sources of law। कानून के प्रमुख सूत्रों में से एक लेजिस्लेशन या विधायन होता है। दूसरा यूज आप लिख सकते हैं इसका, The Supreme Court can examine the constitutionality of validity भी कह सकते हैं, examine the validity of a legislation। कोई लेजिस्लेशन वैलिड है या नहीं, इस बात का परीक्षण सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। अगला शब्द है हमारा लेजिटिमेसी। लेजिटिमेसी बना है लेजिटिमेट से। जो चीज लेजिटिमेट है उसको मतलब वैधता उसकी एक स्टेटस है। लेजिटिमेसी इज द स्टेटस ऑफ ए लेजिटिमेट थिंग। कानून भी वैध है या अवैध है। अगर अवैध है तो इलेजिटिमेट है, अगर वैध है तो लेजिटिमेट है। वैसे लेजिटिमेसी यहाँ पर धर्मजता से संबंधित है। धर्मज मतलब वैध संतान। जब कोई संतान विवाहित पति पत्नी के संतान पैदा होती है तो उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कहते हैं। और अगर कोई व्याहता संबंधों से परे कोई बच्चा पैदा होता है तो वो फिर इलेजिटिमेट चाइल्ड कहलाता है, अधर्मज। तो हिंदू लॉ या उसमें पर्सनल विधियों में ये धर्मज और अधर्मज शब्द आता है। धर्मज मतलब वह संतान जो व्याहता संबंधों से पैदा हुई है, उसको लेजिटिमेट चाइल्ड कहा जाता है। तो लेजिटिमेसी को आप वैध, वैधता या धर्मजता से कह सकते हैं। धर्मजता बच्चे के संबंध में है, वैधता किसी कार्य या कानून के संबंध में।
अंग्रेजी में इसको कहेंगे इक्वालिटी ऑफ बीइंग ए लेजिटिमेट चाइल्ड। एक वैध संतान होने का गुण, उसको कहते हैं लेजिटिमेसी। अब एविडेंस एक्ट की धारा 112 में प्रेज्यूम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी का प्रावधान है। प्रेज्यूम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी मीन्स धर्मजता की उपधारणा का नियम है धारा 112 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। आप उसको यहाँ पर सेंटेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। क्या है वो उपधारणा? उपधारणा ये है कि विवाह के विद्यमान रहने में या विवाहित संबंधों के विद्यमान रहने की अवधि में यदि किसी महिला को कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी धर्मजता के बारे में उपधारणा है। न्यायालय ये मानकर चलेगा कि वह बच्चा वैध संतान है। हो सकता है वो वैध संतान न हो, लेकिन विवाहित संबंधों के दौरान और पति के मर जाने या विवाह विच्छेद के बाद अगले 280 दिन के भीतर यदि किसी महिला को कोई बच्चा, कोई संतान जन्म लेती है तो वह संतान लेजिटिमेट चाइल्ड है, धर्मज संतान है। यह कानून की उपधारणा है। यद्यपि इसके खिलाफ तर्क दिया जा सकता है, साक्ष्य दिए जा सकते हैं, साक्ष्य द्वारा इसका खंडन किया जा सकता है, परंतु सामान्य तौर पर यह एक उदाहरण है। न्यायालय उसको लेजिटिमेट चाइल्ड मान के चलेगा। अब इसको आप यूज कर सकते हैं सेंटेंस में। देयर इज ए प्रेज्यूम्पशन ऑफ लेजिटिमेसी of a child born to parent during subsistence of marriage. ड्यूरिंग सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज मतलब विवाह जब विद्यमान रहता है, विवाह के विद्यमान के रहने के दौरान अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी लेजिटिमेसी की उपधारणा का प्रावधान है। दूसरा सेंटेंस आप इसी से जुड़ा हुआ बना सकते हैं। सेक्शन 112 Section 112 of Evidence Act provides for presumption of legitimacy. Legitimacy of a child. लायबिलिटी अगला शब्द है हमारा लायबिलिटी या दायित्व। That for which one is liable. वह जिसके लिए व्यक्ति दायी होता है उसको लायबिलिटी कहते हैं। अलग अलग तरह की लायबिलिटी होती है। क्रिमिनल लायबिलिटी, कोई व्यक्ति अपराध करता है तो उसकी क्रिमिनल लायबिलिटी होती है।
कोई व्यक्ति टॉर्ट करता है तो वो टॉर्चुअस लायबिलिटी होती है, कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी कॉन्ट्रैक्चुअल लायबिलिटी होती है। तो सिविल लायबिलिटी, क्रिमिनल लायबिलिटी, वाइकेरियस लायबिलिटी, कोई व्यक्ति सरकारी नौकर है तो उसकी ड्यूटी करना उसकी लायबिलिटी है। तो अलग अलग, कोई व्यक्ति कर्ज लेता है तो कर्ज का भुगतान करना उसकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी मतलब एक दायित्व, जो काम करने का किसी की जिम्मेदारी है और नहीं करेगा तो उसका अंजाम, उसका परिणाम उसको भुगतना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि ये उसकी लायबिलिटी है, ये वो लायबल है इस काम को करने के लिए। टेनेंट्स हैव लीगल लायबिलिटी फॉर एनी डैमेज व्हिच दे मेड। मकान का या खेत का कोई किराएदार है, टेनेंट्स है लीगल लायबिलिटी फॉर एनी डैमेज which they make to the property। जो मकान या जो खेत कोई व्यक्ति किराए पर ले रखा है उसको कोई नुकसान पहुंचाता है तो टेनेंट उसके नुकसान की भरपाई के लिए लायबल होता है, लीगल लायबिलिटी है। कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट किया है, कॉन्ट्रैक्ट का पालन करना उसकी लायबिलिटी है और पालन नहीं करता तो फिर धारा 73 के तहत डैमेजेस देना उसकी लायबिलिटी हो जाएगी। एक दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं आप, He refused to accept liability for the accident। कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, आदमी कहता है तेरी गलती है, तेरी गलती से एक्सीडेंट हो गया। वो कहेगा नहीं, मैं गलती पर नहीं हूँ, आई एम नॉट लायबल फॉर दिस। तो he refused to accept liability for the accident। अगला शब्द है लिबर्टी। स्वतंत्रता। देखिए, लिबर्टी को आप फ्रीडम भी कह सकते हैं, फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रेंट, फ्रीडम टू डू सम एक्ट। तो लिबर्टी और फ्रीडम लगभग सिनोनिम शब्द हैं, आपस में पर्यायवाची शब्द हैं। अगर आप अपना संविधान का प्रियम्बल देखें तो प्रियम्बल में जब हम कहते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमनली रिजॉल्व टू कंस्टिट्यूट इंडिया इनटू ए सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन, भारत के नागरिकों के लिए हम ये चीज़ देने के लिए सत्यनिष्ठ मन से वो करते हैं, संकल्प करते हैं। तो उसमें क्या आता है, एक शब्द जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, और फिर इसके बाद आता है लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। अब लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, ये सब आपको फंडामेंटल राइट में मिल जाएंगे। सोचने की, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बिलीफ, विश्वास की स्वतंत्रता, आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं हैं, आर्टिकल 25 में धर्म की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है। तो ये सारी स्वतंत्रताएं, अब ये आपके प्रियम्बल में ये शब्द मिलता है, आप इसका यूज कर सकते हैं। प्रियम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन provides for liberty of thought, expression,
belief, hate and worship। ये एक यूज है इसका। दूसरा आप कह सकते हैं लिबर्टी हैज इट्स इनहेरेंट रिस्ट्रिक्शंस या लिमिट्स, रिस्ट्रेंट, या लिबर्टी कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। लिबर्टी कैन नेवर बी एब्सोल्यूट। स्वतंत्रता कभी नितांत नहीं हो सकती, कभी आत्यंतिक नहीं हो सकती। अर्थात बिना प्रतिबंध की, बिना रिस्ट्रिक्शन की स्वतंत्रता संभव नहीं है सभ्य समाज में। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि मेरी स्वतंत्रता है, मैं चाहे जो कुछ करूं, क्योंकि अगर वो निर्बाध स्वतंत्रता का उपयोग करेगा तो किसी अन्य की स्वतंत्रता को खतरे में डालेगा। तो किसी पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने कहा था, मैंने कहीं पढ़ा था, कि आप अपनी छड़ी को मैदान में घुमाते हुए चलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन आपकी स्वतंत्रता को वहाँ रोक लग जाती है जब आपकी छड़ी की नोक मेरी नाक को टच करती है। इसका मतलब क्योंकि मेरी भी स्वतंत्रता है कि मैं भी उस जगह पर, उस खेत में, उस मैदान में टहल सकूं। इसलिए एब्सोल्यूट स्वतंत्रता किसी की नहीं हो सकती। हमारी स्वतंत्रता तभी तक सार्थक है, तभी तक उसका कोई मीनिंग है, जब तक कि हम दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में न डालें। इसलिए स्वतंत्रता की अपनी सीमाएं होती हैं। अगला वर्ड है लाइसेंस। लाइसेंस को हिंदी में भी लाइसेंस ही कह सकते हैं, किसी कार्य को करने की अनुमति। हिंदी में आप कह सकते हैं किसी कार्य को करने की अनुमति, या लाइसेंस भी कहा जा सकता है। अब लाइसेंस किसी पर्टिकुलर कार्य को करने के लिए, जो काम बिना लाइसेंस के नहीं किया जा सकता, उस काम को जब कोई करता है, कोई अनुमति लेके, कोई फॉर्मल, कोई औपचारिक अनुमति लेके, तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। जैसे गाड़ी चलाने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत है, फायर आर्म या हथियार लेकर चलने के लिए या रखने के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत है। शराब, अफीम, गांजा, ऐसी जो नशीली दवाई हैं, नशीली चीज़ें हैं, उनके विक्रय के लिए हमको लाइसेंस की ज़रूरत है। तो जो चीज़ें बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकती, उनको करने के लिए जब किसी को परमिट दिया जाता है तो उसको लाइसेंस कहा जाता है। परमिशन टू डू सम स्पेसिफिक एक्ट। किसी विशिष्ट कार्य को करने की अनुमति। अब इसको आप यूज कर सकते हैं, इट इज एन ऑफेंस टू कैरी ए फायर आर्म विदाउट लाइसेंस। या दूसरा यूज कर सकते हैं, he has been issued license, he has been issued arms license for his security। कई बार लोग अपने को असुरक्षा दिखाकर, सुरक्षा का खतरा दिखाकर आर्म्स लाइसेंस ले लेते हैं, तो उसका सेंटेंस बनेगा he has been issued arms license for his security। उसको हथियार रखने का लाइसेंस उसकी सुरक्षा के लिए मिला हुआ है।